Hello students, myself Dharmen Chaudhary and now today we are going to start graphical analysis in the kinematics. ठीक है, this is one of the very interesting and very important topic for the physics. अगर कहीं भी आपको कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए. अगर आपको कहीं कोई ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो उसकी आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए. अगर आपको एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है किसी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन में अगर दे रखा है वीटी ग्राफ और आपको बोला वीएक्स ग्राफ इसका बनाओ, आपको कोई भी इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है या ग्राफ से इक्वेशन लिखनी है या ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना है, तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ऐसा नहीं है कि ग्राफ सिर्फ काइनेमेटिक्स में यूज होगा. ठीक है, ग्राफ जो है वो काइनेमेटिक्स में तो यूज होगा ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होगा, आपके ऑप्टिक्स में भी यूज होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन में भी यूज होगा. तो ग्राफ जो है इट इज अ टाइप ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन कि हम सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका मोमेंटम कितना है, उस पर कितना फोर्स है. एक ग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम एक छोटे से ग्राफ से शो कर सकते हैं. ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको देख के हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. अगर कोई ग्राफ बना हुआ है तो उससे हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे. अगर कोई एक ग्राफ दे रखा है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है और आपसे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा है, तो वो ग्राफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस इन काइनेमेटिक्स जो है दैट विल बी इन द टू पार्ट्स. सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द ग्राफ्स कि ग्राफ्स होते क्या है. ग्राफ में हम कौन कौन से ग्राफ स्टडी करने वाले हैं. इसमें स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे और ट्रिग्नोमेट्री के दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस भी होंगे. ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी और ग्राफ्स की शक्ल कैसी होती है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार 2 मिनट का ब्रीफ ले लेते हैं कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं. दैट विल बी इन पार्ट 2. और ग्राफिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं जो काइनेमेटिक्स में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में करेंगे और सेकंड पार्ट 2 के अंदर हम इसके ग्राफिकल एनालिसिस के जेई नीट लेवल के जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, सो लेट वी स्टार्ट. सो ग्राफ्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है और उसको काइनेमेटिक्स में यूज कैसे करते हैं. क्योंकि सबसे मेन कंसर्न ये है कि सर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन से हमें कैसे पता लगेगा कि आगे क्या करना है, या अगर कोई ग्राफ हमें दे रखा है तो उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है तो हमें उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड ग्राफ है जो फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में यूज होते हैं. ठीक है, अच्छा, जो स्टूडेंट्स मैथ्स स्टूडेंट हैं जो आईआईटी एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक बुक खरीदनी होगी अगर इसकी मास्टरी करनी है तो. दैट इज प्ले विद ग्राफ. ठीक है, दिस बुक इज ओनली फॉर मैथ्स स्टूडेंट. ठीक है, जो मैथ्स स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ ये बुक खरीदनी है, प्ले विद ग्राफ. ठीक है, अमित एम अग्रवाल इसके राइटर हैं, अमित एम अग्रवाल. ठीक है, अच्छा, अगर आपको ग्राफ में मास्टरी करनी है तो आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी, प्ले विद ग्राफ. सिर्फ किसको खरीदनी है, जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन चाहते हैं. ठीक है, दैट इज ओनली फॉर जेई एडवांस. ठीक है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको इस बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप मेरे 2 लेक्चर देख लोगे तो इससे आपको ग्राफ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अप टू द लेवल ऑफ जेई मेंस. ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्राफ का मास्टर बनना है तो आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी. दैट इज प्ले विद ग्राफ बाय अमित एम अग्रवाल. ठीक है, ही इज द राइटर ऑफ द बुक. ठीक है, 100-150 रुपए की अमेजोन पे मिलती है, ये बुक आप परचेस कर सकते हो अगर आपको मास्टर बनना है. क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके रेंज और डोमेन्स अगर आपको सीखने हैं तो ग्राफिकल मेथड सबसे अच्छा होता है. ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा याद रखना ग्राफिकल मेथड से सबसे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होता है, सबसे फटाफट सॉल्व होता है. ठीक है, तो जेई मेंस और नीट के लेवल का जो ग्राफिकल है वो हम यहाँ पे सीख लेंगे. अगर किसी को एडवांस लेवल का सीखना है तो प्ले विद ग्राफ अमित एम अग्रवाल की जो बुक है वो आप परचेस कर सकते हो. ठीक है, और उस बुक की हेल्प से अपने मैथ्स टीचर की हेल्प लो, क्योंकि उसमें जो ग्राफ्स दे रखे हैं वो मैथ्स लेवल के दे रखे हैं. हमारे फिजिक्स में उतने हाई लेवल के ग्राफ्स जो हैं वो यूज नहीं होते हैं. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द ग्राफ. कौन कौन से ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में. सबसे पहले स्ट्रेट लाइन.
कि भाई जो स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं उसकी इक्वेशन कैसी होती है, हमें सीखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या है, अगर उसकी इक्वेशन में स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन कैसे बनेगी, वो सारा हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। दूसरा ग्राफ है हमारा पैराबोला। दूसरा ग्राफ कौन सा है हमारा, पैराबोला। कि भाई पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, किस अगर पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो ग्राफ क्या बनता है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्राफ क्या बनता है, वो सारी चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, उसकी पोजीशन की इक्वेशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम इलिप्स, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ को मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं वो सारा इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ हम दो फंक्शंस को स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स। अब आप बोलोगे सर दो ही क्यों देखेंगे, क्योंकि बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बोथ आर कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिक फंक्शंस। और हमारे फिजिक्स में बहुत मोशन पीरियोडिक होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। इसके बाद पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है हमारा, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। तो जहां भी हमें पीरियोडिक मोशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, वहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर हमें पार्टिकल का शो करना है। व्हेन पार्टिकल इज इन पीरियोडिक मोशन देन वी विल यूज कॉस फंक्शन एंड साइन फंक्शन। ठीक है, बोथ आर कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन, तो इनका ग्राफ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एंड y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों ग्राफ्स हम देखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है ग्राफ से, अगर मान लो कभी क्वेश्चन आता है ऐसा, आपको ये कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, क्या कहा जाए आपसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। अगर आपको किसी भी पार्टिकल में इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट करना है तो इसका सीधा सा मतलब होता है आपको कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, यहां हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज सीखने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा कि हाँ बस ग्राफ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। किससे स्टार्ट करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन का पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बाकी फिर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलो पहला देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, पहले ये समझेंगे। देखो, अगर कहीं भी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन तो समझते हो ना, जिस इक्वेशन में x की पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं भी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन किसमें बनेगी, प्लेन में। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो उसकी स्ट्रेट लाइन किसमें बनेगी, प्लेन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लीनियर, मतलब अगर कहीं भी लीनियर इक्वेशन वर्ड आता है, कहीं भी अगर लीनियर इक्वेशन है मैथमेटिकली तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगर मैथमेटिकली कहीं भी अगर आप देखो कि लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये m क्या है और c क्या है, देखो ग्राफ में बताता हूं पहले, उसके बाद हम मैथमेटिकली सीखेंगे। देखो ये जो पॉइंट है ये 0, c है। ठीक है, ये जो ओरिजिन से जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज c। तो c इज द y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ठीक है, जो लाइन है वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, c है। m क्या है, इफ दैट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, this is your x axis and this is your y axis. If this line makes an angle theta with the x axis, then m is equal to slope. M is equal to slope, that is tan theta. M is equal to slope, that is tan theta.
स्लोप जो है लाइन का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कैसे देखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, 90 कौन सा एंगल है, ये वाला एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाती है, अगर वो एंगल लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब लाइन जो है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होता है, हमेशा 0 होता है, उसका स्लोप हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अगर मान लो थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जिसके लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये तो क्या है आपका, ये तो सी है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, कैसा स्लोप है, नेगेटिव। मतलब हम कहीं ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 90 डिग्री हुआ तो, अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री हुआ, अगर कोई लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो भाई एक्स एक्सिस के साथ जो भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। दैट इज द लाइन विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा भाई, इस लाइन का स्लोप होगा tan 90, क्या होगा, tan 90 डिग्री। तो tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है एंड दैट थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, देन स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर मान लो कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाती है, 90 डिग्री से ज्यादा डिग्री का एंगल बनाएगी, देन स्लोप विल बी नेगेटिव। अगर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ तो इसका स्लोप कैसा होगा, इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। मतलब कोई भी वर्टिकल वॉल है, जैसे ये वॉल है, तो इस वॉल का स्लोप कितना होता है, इस वॉल का स्लोप होगा इनफाइनाइट, इस वॉल का स्लोप कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। कोई भी वर्टिकल वॉल है तो उसका स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट। मेरे हिसाब से आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में m क्या है और c क्या है वो एग्जैक्टली समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर 10% समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल हम करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। चलो अब देखो, मतलब कहीं भी आपको 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिखी हुई दिख जाए तो आप क्या बना दोगे, आप बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, y एक्सिस को इंटरसेप्ट करनी चाहिए, कहां पे, एक डिस्टेंस c। अच्छा, और उसका स्लोप क्या है, m, उसका स्लोप क्या है, m। तो भाई देख लेते हैं आगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस 1 आपको दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये किसकी इक्वेशन है, तो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। क्यों है ये स्ट्रेट लाइन की, बिकॉज इट इज अ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर कोई 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, अगर कोई भी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये 10th में आप पढ़ के आए हो। लेकिन वो 10th में हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2, फिर इन अकॉर्डेंस आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। आपको x के अकॉर्डिंग y मिल जाता था, आप सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करते थे और लाइन खींच देते थे। भाई ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, आपको
एग्जैक्ट कैलकुलेट करके डायग्राम नहीं बनाना है कि भाई ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट, एक डायग्राम बनाना है। क्यों? क्योंकि भाई फिजिक्स में अगर हम एक एक इक्वेशन के ऐसे डायग्राम बनाने लग गए, स्केल डायग्राम, कि x इज इक्वल टू लिया 0 1 2 3, y की वैल्यू मिल गई, सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ करा रहे हैं, तो क्वेश्चन कब करेंगे? ग्राफ ही बनाते रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ग्राफ बनाना आपको सीखना है 1 सेकंड के अंदर। इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे भाई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो भाई कैसे होगा? m कितना आ गया? x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ m है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। m इज इक्वल टू tan थीटा। m क्या है? स्लोप। m कैसा आया आपका? पॉजिटिव। तो थीटा कितना है वैसे? देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू थी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल है, 45 डिग्री के लिए 1 होता है, tan 45 डिग्री के लिए क्या होता है? 1 होता है। अगर इसी की जगह कोई ऐसी इक्वेशन होती y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, अगर मैं यहां कंपेयर करूंगा तो यहां स्लोप कितना आएगा? यहां स्लोप आएगा 2, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 2 किस एंगल के लिए होता है वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि m इज इक्वल टू 2 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, ये तो मुझे पता है। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, ये पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है लाइन बनाने के लिए। अगर हम उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ बोनस है। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा भाई? ये तो m हो गया, c कितना है? 1, मतलब लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास होगी 0,1। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट करेगी? c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 मतलब 0,1। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि m जो है वो 1 है और 1 क्या है? पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री बना दो, ये बना दिया। अब देखो इसमें हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि दैट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, पर वो थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये 45 डिग्री है। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। जैसे इसमें देखो, इसमें c इज इक्वल टू कितना है? 1। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो c इज इक्वल टू, तो ये आ गया पॉइंट 0,1, c इज इक्वल टू ये पॉइंट आ गया 0,1। ठीक है बेटा, अच्छा मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से पास होती होगी और उसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है मतलब लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भेज दो। अब आप बोलोगे सर थीटा कितना है? भाई थीटा कितना है वो लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप यहां लिख दो थीटा और लिख दो कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब थीटा की जो वैल्यू है इट इज इन सच अ वे दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2। बात खत्म। tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, ये क्या बन गई? हमारी लाइन बन गई। अच्छा, अब इसको देखते हैं काइनेमेटिक्स में कैसे यूज होगा। देखो काइनेमेटिक्स में देखो, अब देखो अगर मान लो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू 2t प्लस 1, या फिर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 2, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। ये किसका रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। इट्स अ लीनियर इक्वेशन। किस किस में है ये लीनियर इक्वेशन? वेलोसिटी और टाइम में। अगर मेरे पास वेलोसिटी और टाइम की ये इक्वेशन दे रखी है और मुझसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या कहा जाए? फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है कि भाई वेलोसिटी दे रखी है माइनस टी प्लस 2 और पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई? डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, तो मैं ds इज इक्वल टू vdt करके और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। भाई अभी तक हमने यही तो सीखा ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे। तो भाई यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस टी प्लस 2 dt। माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t।
ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट का। अगर मुझे इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से करना है तो कैसे करूंगा भाई? ये है एक लीनियर इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। तो मैं इसको पहले कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो अभी हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, आपको बार बार कंपेयर करवा रहा हूं मैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं, आपको सीधा पता लग जाएगा लाइन कैसी बनानी है। तो m क्या है? -1। m क्या है? -1 मतलब नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा कितना आ गया? 135। दिस इज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन। इफ कहीं भी रिक्वायर्ड होगी तो उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं रिक्वायर्ड नहीं है तो ठीक है, लिख के रख ली। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि भाई स्लोप नेगेटिव है तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, c क्या है? 2। c क्या है? 2। मतलब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से पास होगी 0,2 से। ये तो क्या होगा? c होगा। भाई c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस पे 0,2 पॉइंट से पास होगी और उसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि वो लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, मजा आ गया। देखो कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे लाइन बनेगी। देखो ये बन गई, यही तो लाइन है जो इस पॉइंट से पास भी हो रही है और थीटा कितना बना रही है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये क्या बन गई? लाइन। ये क्या बन गई? लाइन। अच्छा, ये लाइन बन गई। ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। अगर मान लो जैसे हमने यहां डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, यहां हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, तो क्या हम यहां भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो इधर y एक्सिस पे क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, ठीक है। y एक्सिस पे क्या आएगा? वेलोसिटी। x एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम। y एक्सिस पे क्या आएगा? वेलोसिटी। और x एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं? ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में है? t टाइम में। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में है? t टाइम में। तो किसी टाइम t के लिए मान लो ये टाइम t है, मान लो पार्टिकल t टाइम पे यहां पहुंच गया, ठीक है। पार्टिकल t टाइम पे यहां पहुंच गया। तो इस t टाइम के लिए अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ग्राफ में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ग्राफ में क्या होता है? एरिया अंडर वीटी का मतलब जहां भी इंटीग्रेशन होता है कैलकुलस में, जहां भी इंटीग्रेशन होता है वहां पे ग्राफिकल में क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया। मतलब एरिया अंडर कर्व का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है। और ये कौन सा मेथड है? कैलकुलस। ये कौन सा मेथड है? कैलकुलस। मतलब कैलकुलस में जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, ग्राफिकल में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया। क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होंगे। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी और टाइम क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ही तो आता है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर आफ्टर t टाइम आई हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, सो आई विल कैलकुलेट दैट एरिया, ठीक है भाई। ये पॉइंट तो 2 है, ठीक है। ये टाइम t है, ये टाइम कितना है? t। ये लाइन कितनी होगी? ये क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t। ये लाइन क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t। तो वेलोसिटी एट टाइम t कितनी है? ये vt, ठीक है। ये v है। अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो ये एरिया कितना है? ये आपको शेप दिख रही है, ये शेप कौन सी है? ट्रेपेजियम की। ये शेप किसकी है? ट्रेपेजियम की शेप है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है?
एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होगा भाई, हाफ इंटू टी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कर दो 2 प्लस माइनस टी प्लस 2, ठीक है, यही होगा 2 प्लस माइनस टी प्लस 2, क्योंकि v की वैल्यू क्या है माइनस टी प्लस 2। ये हमने v की वैल्यू माइनस टी प्लस 2 क्यों ली, क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम, ठीक है। अगर हमसे पूछा होता डिस्प्लेसमेंट इन दिस सेकेंड तो हम ग्राफ में टाइम लिख लेते कि भाई कितने सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये आ गया t/2, ये आ गया 4 माइनस टी, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस t²/2 प्लस 2t। देखो इंटीग्रेशन से भी यही आया था हमारा, इंटीग्रेशन से जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमारा आंसर एग्जैक्टली यही था, ठीक है। माइनस टी का इंटीग्रेशन किया था तो क्या आया था माइनस t²/2, ठीक है, और 2 का इंटीग्रेशन किया था तो क्या आया था 2t। आपने ग्राफिकल मेथड से भी आपने कैलकुलेट किया एरिया अंडर वीटी कर्व, तो आपको क्या मिल गया डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली हो सकता है आपको ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऐसा लगे कि नहीं ये डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफ से फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन का 1-2 लाइन और बना लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का मैं आपको एक ग्राफ दूंगा, जैसे देखो और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये वेलोसिटी है, सॉरी ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ग्राफ कैसा है, ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है v0, मतलब ये वेलोसिटी क्या है v0, v0 इज कांस्टेंट एंड दैट पॉइंट इज x0, x0 इज आल्सो कांस्टेंट। आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, ठीक है, आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया कि भाई vx कर्व जो है कोई भी पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल क्या है मोशन में है, और उस पार्टिकल के लिए आपको क्या दिया हुआ है vx ग्राफ दे दिया, उस पार्टिकल के लिए आपको क्या दे दिया vx ग्राफ दे दिया, और आपसे बोला फाइंड ax कर्व, फाइंड ax कर्व, ठीक है। तो अगर आपके पास vx ग्राफ है तो उससे ax ग्राफ कैसे निकालोगे, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट शॉर्टकट मत अपनाना। क्या है ये vx ग्राफ, क्या है पहले इसको रीड करो, इससे इंफॉर्मेशन निकालो, फिर ये आएगा। vx ग्राफ जो है, vx ग्राफ क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। vx ग्राफ क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, m क्या है स्लोप। अच्छा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो लाइन ऐसे आ रही है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो स्लोप कैसे लिखेंगे माइनस v0/x0, स्लोप क्या लिखेंगे माइनस v0/x0, स्लोप आ गया इंटू x, ठीक है, ये x एक्सिस पे x प्लस c की जगह क्या लिखेंगे v0, c की जगह क्या लिखेंगे v0। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ x, हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो ग्राफ तो बाद में बनेगा, पहले आपको वेलोसिटी से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। v अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो a इज इक्वल टू dv/dt, एक तो ये फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दैट इज v dv/dx, दैट इज v dv/dx। अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का। v dv/dx कब यूज करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो इससे कुछ नहीं है, आसान हो जाता है थोड़ा सा कैलकुलेशन। चलो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज v dv/dx, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है माइनस v0/x0 इंटू x प्लस v0 dy/dx ऑफ द सेम माइनस v0 अपॉन x0
इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ठीक है, लास्ट क्लास में सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो था वो यही था। सो a इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 और वी नॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। चलो अब इसको लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट अपॉन एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। वी नॉट और एक्स नॉट क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना वी नॉट और एक्स नॉट क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अब ये बताओ ये किसका रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये किसका रिलेशन है, इट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई ये तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है। ये रिलेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। देखो x की पावर कितनी है 1, देखो ये स्क्वायर मत देख लेना, ये तो कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये तो किसका स्क्वायर है, कांस्टेंट का। तो स्लोप क्या है, स्लोप होगा v नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, c है, c कैसा है, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। c क्या है, नेगेटिव, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मतलब थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री एंड c इज नेगेटिव। c इज नेगेटिव का मतलब क्या है कि दैट लाइन विल इंटरसेप्ट एट द y एक्सिस ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये स्लोप है और ये c है। तो भाई ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा कि जो लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव है, लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री एंड सी y इंटरसेप्ट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। यहां से लाइन पास होगी और स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। सो दिस इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वेश्चन क्या था, सिंपली क्वेश्चन यही था कि आपके पास एक ग्राफ दे रखा है और आपको दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, जो ग्राफ आपको दे रखा है उससे उसकी इक्वेशन लिखो, जो ग्राफ आपको दे रखा है उससे उसकी इक्वेशन लिखो, और जो ग्राफ आपसे पूछा है उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करो। उसकी इक्वेशन कैलकुलेट होने के बाद अब देखो ग्राफ किसका बनेगा। हमने एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कैलकुलेट किया एंड दैट रिलेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखना है और सी देखना है, तो भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और सी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। मतलब आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका स्लोप तो पॉजिटिव हो और वो कहां से पास हो, माइनस y एक्सिस से। कहां से पास होनी चाहिए लाइन, माइनस y एक्सिस से। ठीक है, बन गई स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को कन्वर्ट करने का, तो दैट विल बी द मेथड। हो सकता है बहुत बार क्वेश्चन सिंपल होता है, सिंपल सा ग्राफ आता है, दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो बहुत बार हमें ग्राफ से इक्वेशन को सॉल्व करना, ये प्रोसीजर किए बिना भी सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है ऐसे, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर एक्सेलरेशन 0 है और फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, ये दे रखा है। ये किसका ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम का। किसका ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम का। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड वीटी ग्राफ, फाइंड वीटी कर, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सेक्शन वाइज ड्रॉ होता है, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। ठीक है,
आपको कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखो पहले रीड करो, पहले ग्राफ को रीड करो थोड़ा सा। ग्राफ को रीड किया क्या? देखो ग्राफ में क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। और वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व। स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ये आप 9th में पढ़ के आए हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप भी कैसा होगा? कांस्टेंट। चलो बना दो ग्राफ भाई। बन गया। एक्सेलरेशन कैसा है? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन यहां कितना है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 है मतलब स्लोप क्या होगा? 0। स्लोप 0 कब होता है? जब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कैसा होगा? 0। अच्छा ये तो बन गया। अच्छा तीसरा देखो ये 3 ग्राफ है, 1 2 3। तो इसका मैंने ये बनाया, इसका ये बनाया, इसका मैं आगे बनाने वाला हूं। तो कोई भी ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो उसको पार्ट वाइज आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो इन द थर्ड सेक्शन एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप भी कैसा बनेगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मतलब स्लोप भी कैसा बनेगा आपका? नेगेटिव। तो ये क्या बन गया हमारा? ये क्या बन गया हमारा? वीटी ग्राफ। ये क्या बन गया? वीटी ग्राफ बन गया। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था उससे हमने वीटी ग्राफ बनाया तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली आसान था। अगर मान लो, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सिंपल सा। अगर मान लो किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया आपने, किसी पार्टिकल को आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये मेरे आप जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लेक्चर है उसमें आप मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा अच्छे से समझ सकते हो। अगर किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? पार्टिकल ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, फिर पार्टिकल नीचे आता है। ऐसे तो होता है, पहले पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर पार्टिकल नीचे आता है। जब पार्टिकल ऊपर जाता है और जब पार्टिकल नीचे जाता है, इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डाउनवर्ड। इन बोथ द केसेस, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड। अच्छा मुझे इसका कौन सा ग्राफ बनाना है? वीटी ग्राफ बनाना है। तो इसका एटी ग्राफ क्या बनेगा? भाई एटी ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, ये टी, ये ए कितना है? -g। और हमेशा कितना है? -g, चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे आ रहा है। इसका वीटी ग्राफ क्या बनेगा? इसका वीटी ग्राफ क्या बनेगा? देखो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व होता है। और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? टाइम। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे आए, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। पार्टिकल जहां से स्टार्ट होता है मोशन, वहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। भाई जहां से पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे है, पार्टिकल को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। पार्टिकल को हम क्या करते हैं? अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? u। उसके बाद ग्राफ क्या होगा? स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप का। यहां से यहां तक का जो टाइम है ये ऊपर जाने का टाइम है। और जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0।
तो भाई मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0, जब वापस नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज होगी। भाई यहां तो माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा वीटी ग्राफ, ठीक है। ये वीटी ग्राफ किस कंडीशन के लिए है, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ठीक है। एक बार काइनेमेटिक्स के सेकंड पार्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इन चीजों को वापस से कवर करेंगे। अभी हम वापस से स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रेट लाइन मेरे हिसाब से आपके समझ आ गया होगा कि अगर कहीं भी लीनियर इक्वेशन दिखे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दो ही चीजें देखनी है, एक तो उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक सी की वैल्यू कितनी है। जैसे अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ग्राफ कैसा बनेगा आप सिंपल सा बता दो भाई फटाफट। c तो क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, बस 0,2 से पास हुआ, हो गया, बस इतना ही सीखना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ग्राफ कैसा बनेगा, एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और c इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये 0,-2 और स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। कैसे पता लगता है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का एंगल बनाती है, 90 डिग्री से कम का एंगल बनाती है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाती है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। बस इतना ही समझना है, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या है वो अगर क्वेश्चन में पूछी है तो वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड होगी, याद रखना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, m इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा है तो आपको ये -1 या -1/√3 या √3 आपको tan की स्टैंडर्ड वैल्यूज ही गिवन होंगी, ठीक है। और अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू 2 है तो थीटा बताओ, तो बेटा उसके लिए हमें टेबल गिवन होगी। क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उस टाइम हम स्कूल में लॉग टेबल मांग सकते हैं, तो लॉग टेबल में लॉग की वैल्यूज भी होती हैं, साइन थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है और tan थीटा की सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां अगर मैं लिखूंगा तो m इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको लिखूं y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा बनेगा, m कैसा है 2 मतलब पॉजिटिव, 2 मतलब पॉजिटिव, c कितना है 0, अगर c 0 है तो लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से, लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका। अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वो लीनियर इक्वेशन चाहे वेलोसिटी टाइम की हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम की हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की हो, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और किससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है, स्लोप, m क्या है, स्लोप। स्लोप जो है अगर वो पॉजिटिव हो तो लाइन को ऐसे बना देना, स्लोप नेगेटिव हो तो लाइन को ऐसे बना देना, स्लोप 0 हो तो लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल बना देना, ठीक है। स्लोप इनफाइनाइट हो तो वर्टिकल बना देना, ठीक है। और c की तो दो ही वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन यहां से पास करा देना, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी क्वेश्चन में डेटा गिवन हो, डेटा मतलब स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे भाग जाएगी, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे आ जाएगी, अगर c नेगेटिव है तो लाइन को यहां से पास कराना है, ठीक है। सो दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और उसका ग्राफ क्या होता है। चलो सेकेंड, पैराबोला। सेकेंड इज पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, भाई पैराबोला की इक्वेशन शक्ल देख के कैसा पता लगेगा कि ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी तो आप क्या बना दोगे, स्ट्रेट लाइन। इफ यू आर हैविंग अ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन देन यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही 10th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कहीं भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कि ग्राफ विल बी पैराबोलिक, क्या बोलोगे, ग्राफ विल बी पैराबोलिक। तो भाई पैराबोला तो बनेगा, ठीक है, पैराबोला तो बनेगा। तो पैराबोला बनेगा कैसे, देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा,
याद कैसे रखना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस पैराबोला में y क्या है, पॉजिटिव। चाहे x नेगेटिव है चाहे x पॉजिटिव है, y कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आपको पैराबोला दे रखा है तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y कैसा होगा, नेगेटिव होगा, y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो दैट विल बी योर पैराबोला। ठीक है, दैट विल बी योर पैराबोला। अब देखो जो हमारे मैथ्स के कॉनिक सेक्शन है तो वहां पैराबोला पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको ग्राफ से कैसे प्लॉट करते हैं, वो सब हम स्टडी नहीं करने वाले। हम यहाँ सिर्फ बेसिक सा देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अगर मान लो आपको दे रखा हो कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर ये आपको दे रखा हो तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या समझते हो कि x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, चाहे y आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये x है ये y है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसा इक्वेशन आएगा वैसा ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे और मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे लिखता हूं s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बहुत बार हमने यूज की है। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम। ग्राफ कैसा बनेगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ तो कैसा बनेगा, पैराबोला। लेकिन वो पैराबोला कैसा बनेगा, देखो ऐसे, s इधर ले लो t इधर ले लो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन हम हमेशा ग्राफ कहां से शुरू करते हैं, t इज इक्वल टू 0 से, तो t इज इक्वल टू 0 यहां है, क्योंकि टाइम को हम कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते। तो ग्राफ जो है पूरा तो ऐसे है, लेकिन हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, अगर मान लो आपको दे रखा है s इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू आपकी जो इक्वेशन है पार्टिकल के मोशन की वो आई s इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये टाइम ये s, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये इधर भी तो आएगा, देखो इधर नहीं आएगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम हमेशा कहीं कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से। हाँ, आप हाइपोथेटिकली बता सकते हो, आप हाइपोथेटिकली बता सकते हो कि भाई पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हाइपोथेटिकली पहले कहां होगी, तो पहले इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं जो भी आपको ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो सारे t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिजिक्स में t इज इक्वल टू 0 से ही मोशन को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, तीसरा ये, अगर मैं आपको बोलूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। देखो तीनों ही इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। देखो ये मैंने तीनों जो एग्जांपल लिए उनमें जो इक्वेशन है वो कैसी है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये भी क्वाड्रेटिक है क्या, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि v की स्क्वायर कितनी है, 2। तो ये कौन सा केस हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, कौन सा केस हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो v और s का ग्राफ कैसा बनेगा, ये s और ये v, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से। अभी तो बताया था ऐसे बनता है पैराबोला पूरा, तो नीचे वाला तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला बना देंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसे क्वाड्रेटिक रिलेशन दे रखे हैं तो आपके ग्राफ कैसे बनेंगे, पैराबोला। आपके ग्राफ कैसे बनेंगे, पैराबोला। देखो अभी xt, at, vt ग्राफ से कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि भाई ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है और उसका और ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो अभी तक आपको मैंने दो चीजें समझा दी कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, अगर आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, पैराबोला होगा। चलो तीसरा देखते हैं, सर्कल।
तीसरा क्या है? सर्कल। ठीक है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर है। पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर है। तो सर्कल का तो डायग्राम आपको नर्सरी से ही आता होगा कि गोल गोल बना दो, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर। ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर। अच्छा, ये क्या है? रेडियस है आर, ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो एट अ टाइम अगर हमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मान लो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, तो एक टाइम t अगर हम बात करें तो पार्टिकल t इज इक्वल टू t टाइम पे यहां पहुंच गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? ये क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? r cos थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा? r sin थीटा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। तो इफ पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट या पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? ये होगी। सर्कुलर डायग्राम क्या बनेगा? ये बनेगा। पार्टिकल की पोजीशन जो होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, या फिर कॉनिक सेक्शन जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल में, सर्कल पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन होगी तो दैट विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं r cos थीटा, r sin थीटा। ठीक है, these are the coordinates of position vector of the particle which is moving in the circular motion, which is moving in the circular motion। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। इसके बाद एक और होता है इलिप्स। इसके बाद क्या होता है? एक और इलिप्स। चौथा इलिप्स होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड ग्राफ्स को उतना स्टडी कर रहे हैं जिससे हमारा फिजिक्स का ग्राफ का काम चल जाए। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी भाई इसकी? ये होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है? हमारा इलिप्स। ठीक है, अच्छा इलिप्स कैसा होता है? आपने सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा होगा। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे मूव करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में। अब आप बोलोगे सर हमने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि वो सर्कुलर मूव करते हैं। नहीं, सर्कुलर पाथ इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल मोशन। ठीक है, वो इलिप्टिकल मोशन में होते हैं लेकिन कभी कभी वो सर्कुलर में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो आपकी रेडियस है, दिस इज मेजर रेडियस एंड दिस इज माइनर रेडियस। ठीक है, अब जैसे अगर मैं प्लैनेटरी मोशन की बात करूं तो प्लैनेट्स का मोशन कैसा होता है? जैसे सन जो है वो यहां है, ये सन है, और कोई प्लैनेट जो है वो यहां पे है, तो प्लैनेट जो है वो इस तरह से मूव करता रहता है ऐसे। जब वो यहां रहता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, जैसे जैसे पास आता है वेलोसिटी बढ़ जाती है और फटाफट से ऐसे वापस निकल जाता है। ठीक है, तो प्लैनेट का मोशन जो है, प्लैनेट का जो मोशन है वो इस तरह से होता है कि सन जो है वो इलिप्स के फोकस पे होता है। सन जो है वो क्या होता है? इलिप्स के फोकस पे होता है। ठीक है, सन जो है वो इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे होता है और प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। इसमें एक चीज और याद रखनी है
कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, दैट इज a cos थीटा, b sin थीटा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर कोई पार्टिकल इलिप्टिकल मोशन में है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इलिप्टिकल मोशन में है तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, a cos थीटा एंड b sin थीटा। ठीक है, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, a जो है दैट इज मेजर एक्सिस एंड b जो है दैट इज माइनर एक्सिस। ठीक है, इसमें देखो अगर हम देखेंगे प्लेनेट की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, प्लेनेट की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है फोकस से, ये सन है, सन इज ए फोकस। ठीक है, जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक ये F1 है और एक ये F2 है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर सन इस वाले फोकस पे क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, सन किसी भी फोकस पे हो सकता है, इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है। अब फोकस क्या होता है ये सारी डिटेल आप मैथ्स में पढ़ना। ठीक है, यहां हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो प्लेनेट है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ये उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ये देखो ये जो डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो फोकस की डिस्टेंस है वो कितनी होती है, AE। कितनी होती है, AE। उसमें E क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। E जो है वो होता है √1 - b²/a²। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, इसको इलिप्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। देखो सन की जो डिस्टेंस है, सन की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है प्लेनेट से वो कितनी होगी, AE + A। ठीक है, तो R मैक्सिमम कितना हो सकता है, R मैक्सिमम हो सकता है A + AE, दैट इज A1 + E। ये मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये सारे पॉइंट्स कब काम आएंगे हमारे, जब आप ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ोगे, जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे और उसके अंदर जब आप प्लैनेट्स का मोशन पढ़ोगे तो वहां पर एक या दो या तीन न्यूमेरिकल होंगे या कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, मैं किस चैप्टर के लिए बता रहा हूं, इसका काइनेमेटिक्स में अभी कोई काम नहीं है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने इलिप्स लिखा कि भाई ये इक्वेशन होती है, ये ग्राफ होता है और ये कोऑर्डिनेट्स, देखो तीन चीजें काइनेमेटिक्स में यूज होंगी, इक्वेशन, ग्राफ एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपका ग्रेविटेशन में यूज होगा, तो अभी यहां पे लिख लेना आप नोट्स में कि ये ग्रेविटेशन में यूज होगा। आर मिनिमम जो है, आर मिनिमम जो है वो कितना होगा, A - AE, दैट इज A1 - E। ठीक है, दैट विल बी आर मिनिमम। ठीक है बेटा, चलो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है फॉर द चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, बाकी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको एक बार वापस से यही सारी चीजें बताऊंगा कि इलिप्टिकल मोशन किस तरह से होता है, मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है वो हर पॉइंट पे चेंज होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है वो सारा एक डिफरेंट सेक्शन है फ्रॉम द ग्रेविटेशन, उस पर हम नहीं जाएंगे। देखो तो इलिप्स में क्या याद रखना है कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, x² + a² + y² + b² = 1। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पार्टिकल के, a cos थीटा और b sin थीटा, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ ली और उनके ग्राफ पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, देखो होते तो बहुत सारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, लेकिन हमें किसका ग्राफ स्टडी करना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ दो फंक्शंस का। कौन कौन से दो फंक्शन, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा, यही दो ग्राफ हमें क्यों स्टडी करने, क्योंकि ये दोनों कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपको दिया है कि y = sin x, y = sin x, अच्छा x क्या है, x इज एंगल इन रेडियन, x क्या है, x इज द एंगल इन रेडियन, याद रखना। अच्छा, x का ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री का है। देखो अगर x = 0 डिग्री है, ठीक है, x = 0 है तो y = कितना आएगा, 0। अगर x = 30 डिग्री है, मतलब इसको रेडियन में लिखेंगे तो दैट विल बी π/6, तो y = कितना आएगा, हाफ।
अगर x इज इक्वल टू π/4 है तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/√2, दैट इज 0.707। अगर x इज इक्वल टू π/3 है तो y इज इक्वल टू कितना आएगा √3/2 मतलब 0.86। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू π/2 है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो अब आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज है, सो यू कैन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा 0 से, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा 0 से। y की वैल्यू 1 कब है 90 डिग्री का, मतलब जब x एक्सिस पर एंगल π/2 होगा तो जो sin x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है दिस इज फॉर 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270, फिर 270 से 360। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में वेव देखी होगी, तो वेव जो है उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं, बिकॉज वेव इज पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस, वेव इज पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस। तो किसी भी पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन से। चलो मैं इसका ग्राफ एक आपको बनवा देता हूं, ये वैल्यूज लिख के ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है आपको। देखो, तो इसका ग्राफ हमें याद रखना है, ग्राफ कैसा बनता है इसका, जैसे y इज इक्वल टू अगर मान लो sin x की जगह a sin x, देखो क्या है a sin x, तो क्या होगा sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है a। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। चलो अभी अगर a सिर्फ y इज इक्वल टू sin x का बनाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये जब y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है जब y की वैल्यू कितनी है -1 है। तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। किस एंगल पर क्या क्या वैल्यूज होती है मैं लिख देता हूं, ये 0, ये π/2, साइन π/2 कितना होता है मैक्सिमम 1, 0 कब होती है साइन की वैल्यू वापस पाई, साइन 180 डिग्री पर क्या होती है, पाई होती है। अच्छा, अगर ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स अगर आपको सीखने हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, तो वो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लेना, ठीक है, मेरे चैनल पर, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना है, ये है 3π/2, ये कितना है 3π/2, और ये पॉइंट कितना है 2π। ठीक है, ये बना लिया। अब उसके बाद अगर ये तो मैंने सिर्फ एक साइकिल बनाया। अच्छा, ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है, पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, हमने किसके लिए बनाया, सिर्फ 1 साइकिल के लिए बनाया कि 0 डिग्री से लेकर 2π रेडियन तक किस तरह से चलता है। ग्राफ इज पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस। चलो कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो मतलब जैसे साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ऐसे। ठीक है, कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये 0, तो 0 रेडियन पर कितना, 0 डिग्री पर कितना होगा कॉस 1, और 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, देखो ये, तो ये क्या बन गया इस तरह से। ठीक है, ये क्या है 2π, ये कितना है 3π/2। ठीक है, ये कितना है पाई, ये कितना है π/2। अच्छा, ठीक है, ये किसका ग्राफ बन गया, cos x का। अच्छा, cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो sin x और cos x के ग्राफ पीरियोडिक होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, दोनों में कितना फेज शिफ्ट है, दोनों में कितना फेज शिफ्ट है 90 डिग्री का। देखो अगर मैं साइन के ग्राफ को यहां से ड्रॉ करने लग जाऊं तो वो कॉस का ही बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं
कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है कि अगर हम कॉस साइन के ग्राफ को कॉस के ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को 90 डिग्री शिफ्ट कर देंगे, तो साइन का ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ याद क्या रखना है, इस तरह से, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये क्या है, कॉस एक्स का ग्राफ है। यूज कहां होता है, अगर कहीं भी पार्टिकल का मोशन पीरियोडिक है और कॉन्टिन्यूस है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें शो करना है तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ देख लिए, लास्ट बचा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, जितने फिजिक्स में हमारे ग्राफ यूज होने वाले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे 6 y is equal to e raised to x, if you will put x is equal to 0 तो y कितना मिलेगा, 1, y कितना मिलेगा, 1। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये y है, ये x है। अगर x की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, x की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो y जो है दैट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, दैट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो कैसे इंक्रीज होगा, ये ऐसे, ये कौन सा पॉइंट है, 0,1। देखो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1। अगर y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x है, अच्छा ये हमारे फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है, ये हमारे फिजिक्स में कहां यूज होगा, अगर कहीं भी रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, कहीं भी डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल का ऑस्सिलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे आप किसी भी बॉडी को ऐसे लेके जाओ और उसको छोड़ दो तो पार्टिकल विल स्टार्ट ऑस्सिलेटिंग, बट धीरे धीरे क्या होता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और वो रुक जाता है। तो इस टाइप का डैम्प्ड ऑस्सिलेशन है तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ठीक है भाई, कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, इसका ग्राफ ड्रॉ होगा ऐसा। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। चलो ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया एक्सिस। जितने स्टैंडर्ड ग्राफ हो सकते हैं वो हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब इनका काइनेमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इनका काइनेमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं वो हम देख सकते हैं।